जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, हम आज से हमने इतिहास की क्लास स्टार्ट की है। तो इतिहास का आज हमारा चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। आरंभिक देखिएगा, आप देख सकते हैं आरंभिक राज्य की अर्थव्यवस्था, जिसमें राजा, किसान और नगर, ये अपने चैप्टर का नाम है। और इससे पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो कि हम ब्लूप्रिंट के अनुसार देख चुके हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों प्रमुख क्लासेज। ठीक है, तो आज हमारी दूसरी क्लास है इतिहास की और हम ब्लूप्रिंट के अनुसार ही देख रहे हैं। ब्लूप्रिंट में जो दे रखा है उसी आधार पर मैंने प्रश्न आपके बनाए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि दोस्तों एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन हम ब्लूप्रिंट को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जिस चैप्टर से बड़ा प्रश्न बनता है उस चैप्टर को तो हम याद नहीं करते, छोटे छोटे क्वेश्चन याद करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ब्लूप्रिंट को देखो पहले। ठीक है, वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं है, मेरे से पढ़ लीजिएगा, ये मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार ही करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपके दोस्तों कक्षा 12 इतिहास बोर्ड परीक्षा 2024 ब्लूप्रिंट देखिएगा 2024 6 नंबर पक्के। कहने का मतलब है 6 नंबर का ये आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपके 6 नंबर पक्के हैं। देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देख लेना आप सभी। राजा, किसान और नगर ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरात्मक। ठीक है, एक प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक होगा, जो कि 3 नंबर का होगा। 3 नंबर का होगा दोस्तों। कितना? 3 नंबर का दोस्तों। उसी प्रकार से इस चैप्टर से 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते, वो खालिस्तान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, वो खालिस्तान को भरना है, वो प्रश्न आएंगे आपके 2। ठीक है, 2 एक नंबर के होंगे, 2 नंबर ये हो गए। और एक पूछा जाएगा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा जो 1 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर से कुल मिलाकर जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न आएंगे दोस्तों 4 प्रश्न। याद रखना, इस चैप्टर से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 6 नंबर का चैप्टर है डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपके सामने देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है, 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। तो हम रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख मैंने आपके सामने 10 लिए हैं क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले ही हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने तैयार किए दोस्तों। निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब खालिस्तान में आपको यहां पर भरना होगा। देखिएगा, सबसे पहला है कि जेम्स प्रिंसेप ने खालिस्तान में और खालिस्तान लिपि का अर्थ निकाला। तो जेम्स प्रिंसेप ने, आपको याद रखना है 1838 यहां पर करना है। 1838 ईस्वी में यहां पर ब्राह्मी, क्या करना है आपको यहां पर करना है ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी याद रख सकते हैं दोस्तों। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो है वो अर्थ निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ठीक है, 1838 ब्राह्मी और खरोष्टी यहां पर भर दिया, तो ये हमारा राइट हो गया। इसी प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है दोस्तों। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर खालिस्तान लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तो ये लिखा होता है पियदसी। क्या लिखा होता है दोस्तों? पियदसी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पियदसी। तो यहां पर आप कर देंगे पियदसी। याद रखना, अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर जो है पियदसी लिखा होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तीसरा, कि प्राचीनतम अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे जाते थे। जो प्राचीनतम जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे जाते थे? तो प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। याद रखना आप सभी, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तो यहां पर हमने प्राकृत भाषा कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा चौथा क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में खालिस्तान सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आपको याद रखना है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी रिक्त स्थान में? तो 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो था मगध। याद रख सकते हैं दोस्तों, मगध जो है, मगध ये सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, आरंभ में मगध की राजधानी खालिस्तान थी। पहले प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या है? तो प्रारंभ में थी दोस्तों राजगृह। क्या थी? राजगृह। राजगृह जो है प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। वर्तमान में मगध की राजधानी याद रखना है, वर्तमान में पाटलिपुत्र है मगध की राजधानी। क्या है? पाटलिपुत्र। पहले प्रारंभ में राजगृह थी दोस्तों, याद रखना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना खालिस्तान ने की। किसने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो यहां पर आप कर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहां पर मैं कर दूंगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान रखना यहां पर मैं, ठीक है, यहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, पर्यायक प्रशस्ति की रचना खालिस्तान ने की। किसने की पर्यायक प्रशस्ति की रचना? तो यहां पर आप करेंगे हरिसेन। किसने की थी पर्यायक प्रशस्ति की रचना? हरिसेन ने की थी। और यह हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, याद रखना,
भारत का नेपोलियन खालिस्तान को कहा जाता है? तो देखो यहां पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहां पर कर देता हूं नेपोलियन। देखो यहां पर लिख छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं नेपोलियन, इसको थोड़ा अलग कलर दे देता हूं, ठीक है। तो याद रखना नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन, ये कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त। यहां पर मैंने लिख दिया गुप्त वंश का शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। कनिष्क खालिस्तान शासक था, तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। याद रखेंगे कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने 10वां क्वेश्चन कि जातक कथा है। ये जो जातक कथा है, जातक कथा ये खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है जातक कथा? तो जातक कथा याद रखना है पाली भाषा में लिखी जाती थी। किससे संबंधित है आप बताएंगे आप सभी इसका आंसर दोस्तों। ये जातक कथा जो है वो किससे संबंधित है, ये इस प्रश्न का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे। यहाँ पर खालिस्तान में आपको क्या भरना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक अति लघुतरात्मक प्रश्न है। हाँ ये पढ़ा मोबाइल, एक ये बड़ा अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो एक आएगा दोस्तों। याद रखना आप सभी अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो एक आएगा, लेकिन दोस्तों ये सब क्वेश्चन मोस्ट है, आपको इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो देखिएगा यहां पर जो हमने देखे थे अभी, जैसे मैं यहां पर पीछे निकालता हूं वापस, देखिएगा यहां पर जो हमने देखे हैं एक दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आएगा, 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न मैंने अभी करवाए हैं, और एक दीर्घोत्तरात्मक आएगा 3 नंबर का, और एक अति लघुत्तरात्मक। ये जो अभी मैंने लिया है वो क्या है दोस्तों? अभी मैंने जो लिया आपके सामने, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया वो है एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखिएगा पूछा है कि अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख, तो इसका आंसर आपको लिखना है उत्तर में। क्या लिखना है उत्तर में? देखिएगा अभिलेख, उत्तर लिखेंगे कि पत्थर धातु और मिट्टी के, पत्थर धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। याद रखना आप सभी, पत्थर धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख। याद रखना है अभिलेख कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। अभिलेख कहा जाता है। देखिए इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है, पत्थर धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। और दोस्तों नोट में आप ये भी लिख सकते हो, देखिएगा क्या लिख सकते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन करना। अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है अभिलेख शास्त्र। प्रश्न ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन करना अभिलेख शास्त्र कहलाता है। दोस्तों ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। और देखो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख है वो किसने लिखवाए थे? तो भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख है वो अशोक ने लिखाए थे, ईरान के राजा से प्रेरित होकर, ठीक है। तो ये प्रमुख जो क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील याद रखना है इसका जो पुनर्निर्माण है वो करवाया था रुद्रदमन ने। किसने करवाया था? रुद्रदमन ने। रुद्रदमन ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शक शासक था रुद्रदमन, उसने करवाया था। नेक्स्ट देखो, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप इसका आंसर क्या करेंगे? मनुस्मृति, ना कि महाभारत दोस्तों, मनुस्मृति, ठीक है। एक फटाफट मैंने जो करवाए थे, मैं देखो जो हाफेली एग्जाम है मैंने फटाफट पेपर जो आ रहे थे वो करवाए थे, उस समय मैंने महाभारत आपको गलती से बता दिया, तो ये वापस मैंने नीचे कमेंट भी किया। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है मनुस्मृति, याद रखना। और मनुस्मृति जो है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका प्रमुख जो है वो कार्य जो है कालक्रम है, याद रखना। मनुस्मृति की जो स्थापना है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। इसके अलावा अग्रहार का क्या अर्थ है? छठा क्वेश्चन देखो, अग्रहार का क्या अर्थ है? अग्रहार, तो इसकी परिभाषा देखो, उत्तर मैंने साथ में लिख दिया है। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। मतलब अग्रहार किसे कहते हैं? भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अग्रहार पूछा जाएगा दीर्घोत्तरात्मक में, लघुत्तरात्मक नहीं, दीर्घोत्तरात्मक में। लघुत्तरात्मक तो आएगा नहीं वैसे, ठीक है। महाजनपद से क्या अभिप्राय है? अभी जो हमने देखा महाजनपद, अब देखते हैं महाजनपद। देखिएगा महाजनपद, तो देखो आप लिख सकते हैं परिभाषा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में
उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली एवं स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिसे महाजनपद कहा गया। तो ये आप जो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, उसे महाजनपद कहा गया है। और 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपदों की हमें जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय उसमें मिलती है। और ये भी आप याद रखना है कि 16 महाजनपदों में जो शक्तिशाली जनपद था वो मगध था। याद रखें, मगध बिहार के अंदर। ठीक है, मगध प्रारंभिक राजधानी थी इसकी राजगृह। ठीक है, पहले राजगृह थी, वर्तमान में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। तो पहले क्या थे दोस्तों, महाजनपद नहीं थे, पहले छोटे छोटे जो है वो कबीले थे। तो कबीले से जनपद बने और जनपदों के मिलाने से महाजनपद बने। ठीक है, तो ये आप जो है इसका याद रखना है, महाजनपद किसे कहते हैं, जनपद किसे कहते हैं, ऐसे आपको लिखना दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसेप कौन था, प्रिंसेप। तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। प्रिंसेप कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जिन्होंने 1838 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का अर्थ निकाला था। यही थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको याद रखना दोस्तों। ये हमारे 8 क्वेश्चन हुए। अब देखते प्रमुख अगला क्वेश्चन आपके सामने 9वां क्वेश्चन। अब ये जो पर्सन, अभी देखो ये पर्सन जो है वो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखिएगा मैं इसको पीछे ले रहा हूँ। ये पर्सन है, ये दीर्घ उत्तरात्मक। अभी हमने 2 रिक्त स्थान वाले देखे और अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न देखे। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरात्मक, जो कि एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का होगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया है वो देखिएगा, ये जो मैंने अभी आपके सामने जो क्वेश्चन लिया है, देखिएगा इसको कहाँ हम पीछे चलते हैं। हाँ, ये नहीं था, ये देखिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया ये आपके 3 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। याद रखना, 3 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत लिखिएगा। तो देखो इसमें आप लिख सकते हैं, एक तो है आपका साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत, साहित्यिक स्रोत। एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। यानी 2 स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले यहां पर आपके सामने है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो देखो बौद्ध और जैन साहित्य से हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही कौटिल्य है, मेगस्थनीज है, विशाखादत्त है, इनकी पुस्तकों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, इस इंडिका से भी हमें जानकारी मिलती है। और विशाखादत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस से भी हमें जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत के अंदर मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, इनसे हमें जो है साहित्यिक स्रोत के अंदर मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार पुरातात्विक स्रोत देखेगा, पुरातात्विक स्रोत मतलब जो पुराने, ठीक है, पुराने समय में जो भी हमें अभिलेख मिले हैं, जो भी वहां पर मृदभांड मिले हैं, उससे मिलती हैं। देखिएगा इसमें लिखा है कि इस स्रोत में प्राचीन भवन, ठीक है, जो पहले पुराने समय में जो भवन थे, मकान थे, प्राचीन भवन, स्तूप है, इमारतें तथा गुफाएं से हमें जो है जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मौर्य वंश के बारे में। और मृदभांड अभिलेख हो गए, मृदभांड बोलते हैं बर्तन को, किसको बोलते हैं, बर्तन को, तो बर्तन हो गए और अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों इसी प्रकार से। ये है मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। अगर आपको ऐसे पूछे तो आप जो है इस प्रकार से पेज में इस पर लाइन खींच के स्केल से, और आप जो है इसी प्रकार से लिखेंगे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और इसी प्रकार से एक्सप्लेन आपको करना है। बिल्कुल पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये तो 2023 में भी पूछा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये तो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट, अब की बार भी आ सकता है ये, कि 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि इतिहासकारों का मानना है कि सिक्के जो है सिक्के वो मिलना इसलिए कम हो गए थे कि क्या पता आर्थिक संकट आ गया हो। ठीक है, प्रमुख जिससे आर्थिक संकट आ गया हो, या रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आ गई हो। ठीक है, दूरवर्ती व्यापार में कमी आई हो, जिससे उन राज्यों और समुदायों और क्षेत्रों की संबंधता पर क्या पड़ा हो, असर पड़ा हो। तो ये आपको इसका उत्तर लिखना है
6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? तो ये आप लिख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद क्या पता दूरवर्ती व्यापार में कमी आ गई होगी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर लिखना है। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने 2022 के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, आप चेक कर लेना एक बार, देखिएगा। मैं जब तैयारी करवा रहा था मैंने कहा कि इस क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है आपके, तो ये है जैसा का जैसा आ गया। तो इसलिए आप जो इसको अच्छे से याद करना दोस्तों, ठीक है, आपके भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है। और सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो सब जानते हैं कुषाण शासक है, कुषाण शासकों ने जारी किए थे सोने के सिक्के। नेक्स्ट अगर देखिएगा 11वां क्वेश्चन, अभिलेख साक्ष्य की सीमा, मतलब सीमा का मतलब अभिलेख साक्ष्य की सीमा मतलब कमियां, यानी क्या क्या कमियां हैं दोस्तों, कमियां क्या क्या हैं, यानी अभिलेखों की प्रमुख कमियां लिखो, ये पूछा है आपको। अभिलेख साक्ष्य की सीमा लिखे मतलब कमियां पूछी आपको अभिलेख के बारे में। तो शब्द हल्के व उत्कीर्ण होते हैं। देखिएगा कोई भी हमें अभिलेख मिलता है तो वो जो है हल्का होता है, यानी शब्द जो पत्थर पर शब्द लिखे होते हैं वो बिल्कुल हल्के होते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें पढ़ने में जो है वो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि शब्द हल्के उत्तीर्ण होते हैं, जिससे पढ़ने में जो है वो समस्या होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं कि अभिलेख जो है वो नष्ट हो जाए। कई बार तो क्या होता है, जैसे हमें जो भवन मिलता है, भवन के अंदर प्रमुख जैसे अभिलेख हमें मिलते हैं, लेकिन वो क्या है कि बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, अब पता ही नहीं चलता कि ये कितने साल पुराने हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, तो कई बार तो अभिलेख जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो ये प्रमुख कमी है। अभिलेख के शब्द का वास्तविक अर्थ निकालना जो है बहुत कठिन हो जाता है। जब अभिलेख ही नष्ट हो जाते हैं तो फिर उसका वास्तविक अर्थ हम निकाल नहीं सकते कि वे कितना पुराना है। फिर हम जो है जो भी अभिलेख को पढ़ता है इतिहासकार, तो फिर वो अपने अनुमान से जो है वो किताबों के अंदर लिख देता है। तो ये प्रमुख क्या है, कमियां हैं अभिलेखों की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या पता दोबारा ये प्रश्न पूछ ले वापस, अब की बार ये पूछ ले। ये अर्धवार्षिक परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, अर्धवार्षिक में, हाफ ईयरली एग्जाम में। तो ये अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं आपको करवा रहा हूं, तो ये प्रश्न आप याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखिएगा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। इसके अलावा देखिएगा एक है गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो ये क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूं, छोटे किसान और जमींदार के लिए, छोटे किसान और जमींदार के लिए जो है वो गृहपति शब्द का प्रयोग होता था। और गृहपति जो है वो पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है गृहपति? पाली भाषा का शब्द है। और एक प्रश्न जो मैंने आपको पूछा वो ये पूछा, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था अभी जो हमने आपको पूछा है क्वेश्चन, वो कौन सा है? एक प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में पूछा था दोस्तों, ये नहीं है, इसको पीछे लेना पड़ेगा। हाँ ये रहा भाई, देखो ये पूछा मैंने कि जातक कथा खालिस्तान से संबंधित है, यानी जातक कथा किससे संबंधित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर, राजा किसान और नगर। और इस चैप्टर के देखे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सीरीज चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। ओके।